नमस्कार। भारत का राष्ट्रपति, ये पद कैसे मिलता है, इसकी पूरी यात्रा कैसी होती है, आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत का फर्स्ट सिटीजन यानी प्रथम नागरिक होता कौन है और कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है। इसी सवाल के जवाब में हमारी आज की पूरी पड़ताल छिपी है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस पद की भूमिका क्या है हमारे संविधान में। तो राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख और आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी। संविधान का आर्टिकल 52 साफ कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब ये पद हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, तो भूमिका तो समझ आ गई। अब आते हैं सफर के पहले पड़ाव पर। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए। हमारे संविधान का आर्टिकल 58, इसमें 4 बहुत ही सीधी सी शर्तें हैं। पहली, वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी, उनमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। और चौथी, वो किसी लाभ के पद पर यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। लेकिन सिर्फ ये 4 शर्तें पूरी करना ही काफी नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। उम्मीदवार को इसके साथ साथ चाहिए होता है अच्छा खासा राजनीतिक समर्थन। और ये समर्थन कैसे दिखता है? यहीं पर कुछ नंबर्स आते हैं। किसी भी उम्मीदवार के नॉमिनेशन पेपर पर कम से कम 50 इलेक्टर्स के साइन होने चाहिए जो उन्हें प्रपोज कर रहे हों, मतलब उनके नाम का प्रस्ताव रख रहे हों। और बात यही नहीं रुकती। इन 50 प्रपोजर्स के अलावा 20 और इलेक्टर्स चाहिए जो इस नॉमिनेशन को सेकेंड करें, यानी इसका समर्थन करें। तो कुल मिलाकर एक मजबूत राजनीतिक बैकिंग की जरूरत होती है। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि ये नियम हमेशा से इतने सख्त नहीं थे। 1997 से पहले तो सिर्फ 10 प्रपोजर्स और 10 सेकेंडर्स ही चाहिए होते थे, और जमानत राशि भी बस 2,500 रुपए थी। लेकिन 1997 में इसे बदला गया ताकि जो नॉन सीरियस उम्मीदवार हैं उन्हें डिस्करेज किया जा सके। तो ठीक है, उम्मीदवार तय हो गया। अब आते हैं सबसे पेचीदा हिस्से पर, इलेक्शन पर। एक बात साफ है, इसमें हम और आप यानी आम जनता सीधे वोट नहीं करती। तो फिर वोट कौन करता है? वोट करता है एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल। अब ये क्या है? ये एक खास ग्रुप है। इसमें कौन कौन होता है? हमारे पार्लियामेंट और राज्यों की विधानसभाओं के सभी चुने हुए सदस्य। यहाँ चुने हुए सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स, ये शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों या विधानसभाओं के, वो इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। और हाँ, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होते। अब वोटिंग का जो तरीका है उसका नाम थोड़ा भारी भरकम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब बस इतना है कि वोटर किसी एक को वोट नहीं देता, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंकिंग देता है। मतलब ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी और ये तीसरी। चलिए मान लेते हैं चुनाव हो गया और विजेता भी घोषित हो गया। तो अब आगे क्या? इस सफर में अगला पड़ाव कौन सा है? सबसे पहले तो कार्यकाल। आर्टिकल 56 के मुताबिक राष्ट्रपति का टर्म 5 साल का होता है, जिस दिन वो शपथ लेते हैं उस दिन से। और हाँ, आर्टिकल 57 ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। कार्यकाल शुरू होता है शपथ से, और ये शपथ उन्हें भारत के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वादा है संविधान को बचाने, उसकी रक्षा करने और देश के लोगों की भलाई के लिए काम करने का वादा। अच्छा, हमने पद पर आने की बात तो कर ली, लेकिन क्या राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और अब हम संविधान के शायद सबसे ड्रामेटिक प्रोसेस की बात करने वाले हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से शुरू हो सकता है, संविधान का उल्लंघन। बस यही एक ग्राउंड है। आर्टिकल 61 में इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है, और ये बहुत बहुत मुश्किल है। देखिए, इसे शुरू करने के लिए संसद के किसी भी सदन के कम से कम 1/4 मेंबर्स के साइन चाहिए। फिर उस प्रस्ताव को पास करने के लिए उसी सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। इसके बाद दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है, और अगर वहां भी 2/3 मेजॉरिटी से यह प्रस्ताव पास हो गया, तब जाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस इतना मुश्किल क्यों बनाया? सोचिएगा जरूर।
शायद जवाब हमारे देश की स्थिरता और शक्तियों के संतुलन में छिपा है। तो ये थी राष्ट्रपति चुनाव की पूरी कहानी। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से आपको भारत की संवैधानिक व्यवस्था को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।